हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आप सोच रहे होंगे कि मैम एक बार तो आप पूरा इजी नोट करवा चुके हैं, फिर आज ये इजी नोट्स की क्लास, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक बात ये अवगत करा देना चाहूँगी कि मार्केट में आपकी एक नई इजी नोट्स आई है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। यानी कि इससे पहले मैम जो आई थी फिर वो कैसी है, हमने कहा उसके साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन था ना, इस वजह से तब मोड भी नहीं क्लियर था, तो उन्होंने क्या किया था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रिंट कराई थी। अभी क्या है कि ये वाली जो इजी नोट्स है आपकी, इसके अंतर्गत केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत सारे हैं, यानी कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पर। तो फिर इसकी क्लास अब हम आपको करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर एक को करवाएंगे। लेकिन मैम इस क्लास में कुछ नया करिए। हमने कहा ओके, इस बार सबसे नया पता है क्या करेंगे? पूछिए क्या? हर एक लेसन का हम पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर उस पॉइंट से क्वेश्चन बन जाए, उस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए, यानी कि एक टॉपिक, सपोज दैट बौद्ध काल से हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम उसका एक क्विक रिवीजन करवा देंगे आपको। उससे क्या होगा मैम? हमने कहा उस क्विक रिवीजन से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आसानी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, वो केवल वीडियो देख के ही पेपर देने जा रहे होंगे, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। अल्टीमेटली कहने का आशय ये है कि आपका इसी क्लास के माध्यम से एमसीक्यूज का रिवीजन भी करवाएंगे, साथ में जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी हम कवर अप करवाएंगे, है ना। ये क्लास आपकी आज हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और इस पीडीएफ का क्रेडिट जाता है राहुल जी को, जिन्होंने जो है बहुत मदद की है आज की इस क्लास को हो पाने में। उन्होंने ने रिक्वेस्ट की, उन्हीं की वजह से आज ये पॉसिबल हो पा रहा है, वरना हम तो गोल्ड सीरीज़ करवाने वाले थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो पहले ये करवा देते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ना है आप लोगों को अल्टीमेटली, बस आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको वहीं उसका सल्यूशन देंगे। बाकी हमने इजी नोट्स की पीडीएफ और पवन की पीडीएफ, इजी नोट्स की तो ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन पे, और पवन की जो पीडीएफ्स हैं वो आज मैं अपलोड करवा दूंगी। आप लोग फ्री ई नोट्स के सेक्शन में जा कर के देखिएगा, आपको सारी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो, ये अब भारत में शिक्षा पढ़ना है। अब जब यहाँ पर शिक्षा शब्द आ गया तो सबसे पहली बात है कि क्या डिस्कस करना चाहिए शिक्षा से संबंधित टॉपिक पे। तो देखो, शिक्षा से संबंधित टॉपिक से बस हम आपको इतना ही कहेंगे कि एजुकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो एजुकेटम। समझते जाइएगा आप एक एक बात को, मेरी हर एक बात को सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। एजुकेटम का मतलब क्या होता है? शिक्षित करना। अब देखो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, शिक्षित करना, मेरी बातों को सुनिएगा, स्पेलिंग और उस पर एरर पे मत जाइएगा। एक शब्द आपको और होता है एजुकेयर। क्या होता है? एजुसियर, जिसको आप कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना, ठीक। एक शब्द होता है आपका एजुकेयर। अब इनमें से कुछ भी पेपर में लिख करके आ सकता है आपके, ठीक। और एजुकेयर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। किससे क्या करना? आगे बढ़ना, ठीक। टू ब्रिंग अप या टू लीड आउट, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। लेकिन एजुकेटम से मिल करके बना है, तो शिक्षा शब्द जो है जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण करोगे तो एजुकेशन, और एजुकेशन आपका एजुकेटम से मिल करके बना है। एजुकेटम जो है वो आपका ई प्लस ड्यूको से मिल करके बना है। ई का मतलब जहाँ पर क्या होता है? अंदर से। क्या होता है? अंदर से। और ड्यूको का मतलब आपका क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या करना? आगे बढ़ना। देखिए, थोड़ा सा लेट भले वो क्लास, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये हमारा आपसे वादा है कि क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये मान के चलिए, आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वो क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी बात किसने कही थी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था ये बात? तो ये बात कही थी आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक। उसके बाद में देखिए, शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो आपको पता है, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिगत, सामाजिक, सभी होते हैं। अब शिक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैम? हमने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में जब शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पढ़ाया था। एक होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, एक होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अच्छा,
अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? ये सभी दशा और परिस्थितियों में दी जा सकती है, यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक प्लेस हो। ये अनुभव द्वारा शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अनुभव द्वारा भी शिक्षा कहा जाता है। जैसे मैम हमने कहा, जैसे घर, परिवार, समाज के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? इसके लिए स्पेशली विद्यालय हो गए, चर्च हो गए, पुस्तकालय हो गए, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग वे में आपको औपचारिक शिक्षा दी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बता दिया हमने। एक होती है आपकी दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को आप कहते हैं ओपन लर्निंग, पत्रा, देखो इसके अन्य नाम भी याद रखिएगा। दूरस्थ शिक्षा जो है आपकी डिस्टेंस लर्निंग जो है, इसको आप ओपन लर्निंग, पत्राचार शिक्षा, बाह्य अध्ययन, है ना, और इस तरीके से अन्य नाम के नाम से भी आप जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो आपकी 1 से 8 तक मानी गई है, 1st to 8th तक। और 1st to 8th में भी हम आपको बता दें 1st to 5th तक आपकी क्या है? प्राइमरी, और 6 to 8 तक उच्च प्राथमिक बोला जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब ये आपका पहला चैप्टर है, इसको हम ऐसे ही करवा देते हैं। फिर वैदिक काल जैसे दूसरा चैप्टर है, तो वैदिक काल के विषय में पहले पढ़ा देंगे ऐसे ही, और फिर वैदिक काल के क्वेश्चन करा देंगे वन लिनियर टाइप से। ठीक, अच्छा, तो अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है, देखिए हमने देखा है कि बहुत व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स रहता है कि पहले कितना देखा गया, आप कितना वीडियो को देखा जा रहा है, कहाँ कौन से बच्चे हैं, तो वो मेरे पास पूरा स्टैटिक्स रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करने का काम करिए। आप अपने ग्रुप्स में एक बार भेज दीजिए, जहाँ पर आपका कॉलेज ग्रुप है, जहाँ पर आपके लिए डिटेल्स भेजी जाती हैं सारी, है ना, वहाँ पर शेयर कर दीजिए आप। ठीक, ओके। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है बालक का विकास करना, बालक को साक्षर बनवाना, सर्वांगीण विकास करना, सरकारी नौकरी दिलवाना। सीधी सी बात है, सर्वांगीण ही विकास होगा। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है, कैसे पता चलता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया है? तो उसके व्यवहार से, बच्चे के बिहेवियर से पता चल जाती है ये बात। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, उपरयुक्त सभी लगा करके चले आएंगे। नहीं, अगर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। सब पढ़ें सब बढ़ें, किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था? सब पढ़ें सब बढ़ें, तो ये आपका SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कहा गया था। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है कहाँ से? तो प्राचीन काल में आपका शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है गुरुकुलों से। अब आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से होता था? तो आपका ओम नमः सिद्धम से। किससे? ओम नमः सिद्धम। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र स्वास्तिक से नहीं होता था, ओम नमः सिद्धम से प्राचीन काल में विद्या का संस्कार इससे आरंभ होता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम मुख्यतः कौन विषय शामिल थे आपके? कौन कौन से विषय शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो साहित्य, छंद, निरुक्त, वेद, वेदांग एवं व्याकरण, कल्प, ज्योतिषी, गणित और चिकित्सा, ये सभी शामिल थे। ठीक, भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया? किस काल में शिक्षा पद्धति ने नवीन दिशा ग्रहण की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश काल, आधुनिक शिक्षा जब आई। शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके E.E. हेडन का। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः किससे होता है? उन रूपरेखाओं और सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की क्रिया को नियंत्रण में रखती हैं। ठीक, ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही क्या है? तकनीकी है। ये बात किसने कही थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवा चुके हैं हम आपको। तो ये बात कही थी आपके E.M. बूटर ने। कैसे याद रखना है? आप लोग क्या करते हैं, तकनीकी से रिलेटेड क्या है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जो एक प्रोसेस कौन सी होती है? बूटिंग की प्रोसेस होती है ना, उससे याद रख सकते हैं। शिक्षा तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। कथन किसका है? ये कथन है आपके रिचमंड का। किसका है? रिचमंड का। अभी आपको लग रहा होगा अरे ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो पुराने किसी नोट्स में थे। हमने कहा भैया पहले में जैसे 20 हमने करवाए, मात्र 200 ही क्वेश्चन थे पूरे में, इस वाले में 700 क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है?
वैदिक शिक्षा का क्या यूज़ है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में? तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? प्राचीन भारत में अगर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात की जाएगी तो ज्ञान का विकास, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, और ये सभी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता की अगर बात की जाएगी तो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता आपकी निःशुल्क शिक्षा, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास, शिक्षा का विशिष्टीकरण, ये सभी आपका सही हो जाएगा। सेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, तो जो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विश्वास, समर्पित और प्राविधिक ज्ञान एवं प्राविधिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी। ठीक। उसके बाद में प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? तो प्राचीन भारत में एंशिएंट टाइम में जो छात्रों का शिक्षण स्थान होता था वो आपका गुरुकुल होता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो ये आपका क्या था? मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करना, बस सीधी सी बात है। ठीक, इतना हो गया। अब बात आती है वैदिक काल की। अब वैदिक काल के क्वेश्चन मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगी, देखो समथिंग न्यू करते रहना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि आप पेपर 1 में 90+ नंबर लेकर के आओ इस बार में, ये मेरी आंतरिक इच्छा है। और अगर आप पीजी पॉइंट पे जो हमने आपको 1 लीनियर नोट्स और 1300 से ज़्यादा MCQs करवाया है, साथ में वहाँ पर अब मात्र 1 दिन 2 दिन में ही हम एक ऐसी क्लास, जिन्होंने ये नोट्स और ये लिया है उन बच्चों के लिए एक ऐसी क्लास अपलोड करेंगे, वहीं सीधे एप्लीकेशन पे ही जाएगी वो क्लास। और तो अगर आपने ये किया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए 90+ परसेंटेज लाना, ये मैं यहाँ पर बैठ के आपसे कह रही हूँ, है ना, बशर्ते आप पढ़ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं ला सकते हैं, जो मैं यूट्यूब पे तो हम सब कुछ ही करा रहे हैं, ऐसा हमने कभी किया ही नहीं कि हम आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, है ना। फ्री वाला बच्चा तो हमेशा ही से पढ़ता आ रहा है, ठीक, तो आप लोग भी ला सकते हैं, लेकिन बस आप पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। अब देखो, जो आपकी प्राचीन कालीन शिक्षा थी, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो आपकी प्राचीन शिक्षा थी उसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 3 भाग में? हमने कहा पहली जो थी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में कौन सी थी? बौद्ध कालीन शिक्षा, बौद्ध के ही आसपास जैन वाली भी थी, तो इसको भी इसी में जोड़ देंगे। और तीसरी आपकी कौन सी? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा, ठीक। अब जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये आपकी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक थी। बौद्ध कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक थी, याद रखिएगा। और मुस्लिम कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपकी 1200 से 1700 ईस्वी तक थी, ठीक। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे हम आपका, कि देखो वैदिक का समझिएगा और बौद्ध का, और साथ में आप किसका समझेंगे? मुस्लिम कालीन का। तीनों का पैरेलल में समझते हुए चलिएगा। क्या मैम? हमने कहा देखो, हमने कहा बात ये थी कि भैया वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो 3, वैसे तो बहुत सारे संस्कार थे, मतलब 13 तक शायद संस्कार थे, बहुत सारे संस्कार थे, लेकिन जो मुख्यतः आपके कितने संस्कार हुआ करते थे? तो 3, यानी कि कौन कौन से? एक तो आपका विद्या आरंभ संस्कार, हम बोल रहे हैं, आप याद रखिएगा। एक तो आपका विद्या आरंभ संस्कार, एक आपका उपनयन संस्कार, और एक आपका समावर्तन संस्कार। 3 प्रकार के संस्कार होते थे। और केंद्र बिंदु क्या होता था? केंद्र बिंदु का मतलब है कि कहाँ पर जा करके बच्चा पढ़ाई करता था, सीखता था, तो उसको आप क्या कहते थे वैदिक काल में? गुरुकुल कहते थे। क्या कहते थे? गुरुकुल कहते थे। अब यही बात अगर मैं बौद्ध कालीन में बात करूँ तो इसको आप पबज्जा, या देखो दोनों बात थी, एक तो आपका पबज्जा या प्रबज्जा बोला जाता था इसको, ठीक, 2 बातें बोली जाती थी, प्रबज्जा या पबज्जा, क्या, ठीक। और उसके बाद में जो यहाँ पर कौन सा संस्कार होता था? तो उपसंपदा संस्कार भी होता था। यहाँ पर केंद्र क्या होता था? केंद्र बिंदु मठ। ये बल लोग शिक्षा कहाँ प्राप्त करते थे? तो मठों में करते थे, ठीक। और मुस्लिम कालीन की अगर बात की जाए तो इनमें क्या होता था? इनमें संस्कार नहीं होता था, यानी कि जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता था तो संस्कार नहीं होता था, उसको क्या बोला जाता था? रस्म बोला जाता था, रस्म कहते थे उसको। तो वो रस्म थी आपकी बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। क्या थी? बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। और बच्चे जो केंद्र कौन कौन से थे इनके? तो 2 थे, एक तो मकतब था और एक मदरसा था। मकतब में बच्चा लिखना पढ़ना सीखता था, प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर आप इसको कह सकते हैं, और मदरसे को अपर प्राइमरी के तौर पर आप कह सकते हैं, ठीक।
अब बात आती है कि अब तो हमने ये आपको एक रिव्यू दे दिया वैदिक काल पूरा, ठीक। अब हम लोग कौन सी शिक्षा पे पहले फोकस करेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा पे। तो वैदिक कालीन शिक्षा, सबसे पहली बात तो विद्या, ज्ञान, बोध व नियम, यही सब क्या है? शिक्षा का मतलब है। व्यापक स्वरूप, अगर शिक्षा का व्यापक स्वरूप देखो तो सामाजिक शिक्षा क्या है? शिक्षा का व्यापक स्वरूप है। और अगर सीमित के अंतर्गत बात करेंगे तो सीमित के अंतर्गत आपका स्कूल एजुकेशन जो है वो आपकी एक सीमित के अंतर्गत आ जाएगी। शिक्षा, अभी हम आपको बता चुके हैं शिक्षा आपकी 3 प्रकार की होती है, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक और एक आपकी गैर औपचारिक, ठीक। अनौपचारिक क्या है? जीवन भर चलने वाली, तो ये व्यापक क्षेत्र हो गया शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा एक प्रकार का सीमित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये विद्यालय में या प्लानिंग के तहत दी जाने वाली शिक्षा है। गैर औपचारिक जो शिक्षा है, जैसे आज आप डिजिटल तरीके से पढ़ रहे हैं, पत्राचार तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके की दी जाने वाली शिक्षा जो है वो आपकी गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी। अच्छा, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था आपका? गुरुकुल शिक्षा भी कहते थे इसको। क्यों? क्योंकि ये वेदों पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी। आपको क्या थी? ये वेदों पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी, इसलिए इसको और क्या कहा जाता था? गुरुकुल शिक्षा भी कहा जाता था। इसका उद्देश्य क्या था वैदिक कालीन शिक्षा का? तो इसका उद्देश्य था मनुर्भाव, यानी कि मनुर्भाव का मतलब होता है पहले इंसान बनो, धर्म व संस्कृति का प्रसार करो। अगर मैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य की बात करूं तो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप पहले एक अच्छे इंसान बनिए और साथ में धर्म और संस्कृति का क्या करिए? प्रसार प्रचार करिए, ठीक। केंद्र बिंदु इनका धर्म था, ठीक। सत्यम ब्रह्म जग मिथ्या, ये कथन कहा गया था। गुरुकुल में गुरु जो है वो केंद्रित शिक्षा होती थी, मतलब कह सकते हैं आप टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। जैसे अभी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, तब क्या थी? गुरु केंद्रित शिक्षा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैदिक कालीन में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगा कर क्या होगे? गुरु केंद्रित यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होती थी, ठीक है। अब ये भी समझते जाइएगा कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी ये स्वर्ण युग कहा गया इसको, ठीक। और इसमें राज्य का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था। यानी कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि स्कॉलर आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ है ना। तो अब उस समय गवर्नमेंट के अंडर में कुछ भी नहीं था। तो जो आपके गुरुकुल वगैरह थे ये ऋषि मुनि जो होते थे ना, इन्हीं के अंडर में चलती थी। और आय का साधन में मैम फिर क्या था? मतलब तो हमने कहा आय का साधन भिक्षाटन हुआ करता था। जैसे जब बच्चा पूरी एजुकेशन ग्रहण करके घर जाता था, जिसको आप समावर्तन कहते हैं, तो उस समय वो क्या करता था? कुछ देता था, है ना, अपने गुरु को, गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में राजा अपनी मर्जी से चाहता था तो कुछ सहयोग दे देता था, बाकी उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं थी कि आपको देना ही देना है, ठीक। उसके बाद में गुरु में क्या होता था कि एक कह सकते हैं कि उस समय शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी, तो संस्कार भी यहाँ पर बहुत से थे। विद्या आरंभ संस्कार भी था, जिसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। अब देखो, विद्या आरंभ संस्कार को क्या कहा जाता है? तो विद्या आरंभ संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। बहुत डीपली भी हम कहते हैं, पूछ देगा तब भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये बच्चे को 5 वर्ष की आयु में दी जाती थी। कब दी जाती थी? 5 वर्ष की आयु में बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता था। और विद्या आरंभ संस्कार कहाँ होता था? आप कहोगे मैम गुरुकुलों में। हमने कहा बिल्कुल नहीं, यही तो ध्यान देना, यही एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ये गृह में होता था, यानी कि बच्चे के घर पे होता था। तो मैम इसमें होता क्या था? हमने कहा देखो, विद्यारंभ संस्कार में कुछ नहीं करते थे। जैसे 5 साल का बच्चा हो गया, है ना, तो उसका मुंडन हो जाता था, पीले कपड़े पहना देते थे, थाली पे चावल ले लेते थे और अक्षर उस पे मतलब ऐसे फिरा के एकदम लिखवा देते थे। ये काम करवाता कौन था? तो कुल पुरोहित करवाते थे घर पर ही। कुल पुरोहित कौन होते हैं? हमने कहा जो घर पे नहीं जैसे पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, तो जो कुल के पुरोहित होते थे वही लोग उस बच्चे का ये मतलब ये होता था, ठीक। तो उसको आप क्या कहते थे? चूड़ा कर्म संस्कार कह लो या आप गृह विद्या आरंभ संस्कार कह लो। कब होता था? तो ये वैदिक काल में होता था। किस उम्र में होता था? तो 5 साल की उम्र में होता था, ठीक। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, होप सो सभी को, ठीक, ओके। और यहाँ पर जो शिक्षा थी, बस ये ज़रूर याद रखिएगा, वो कैसी थी? जाति आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। कहाँ पर? वैदिक कालीन में, है ना, जाति आधारित थी। अभी वो भी समझाएंगे कैसे। अच्छा, उपनयन गृह विद्या आरंभ संस्कार समझ लिया आपने।
उसके पश्चात आपका क्या होता था भैया, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये अल्टीमेटली आप ऐसे समझ लो, उपनयन का संस्कार में मतलब होता था कि गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना मतलब गुरुकुल में प्रवेश करवाया जाता था इसमें। और इस संस्कार के बाद गुरु क्या करता था, सावित्री मंत्र का उपदेश दे करके शिक्षा बच्चे की शुरू कर देता था, है ना। और इस उपनयन संस्कार को मौंजी संस्कार भी कहते हैं। इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्विज कहला, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि उपनयन संस्कार के पश्चात बालक क्या कहलाने लगता था, तो आपका द्विज कहलाने लगता था। उपनयन का मतलब क्या होता है, उपनयन संस्कार जो होता था वो उच्च प्राथमिक शिक्षा के रूप में कह सकते हैं आप, और इसमें इसका अर्थ होता था पास ले जाना, किसके, गुरु के, कहाँ, गुरुकुल में, ठीक। अच्छा, इसको मैंने जाति आधारित क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या था कि ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग समय था शिक्षा व्यवस्था का, उम्र भी अलग अलग डिसाइडेड थी। उम्र में ये सिनेरियो था कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी। वही उपनयन संस्कार ब्राह्मण का होता था अगर किसी बच्चे का, तो उसको गायत्री मंत्र के तहत करवाया जाता था। क्षत्रिय का होता था उसको त्रिष्ठुय मंत्र के द्वारा करवाया जाता था, और जगती मंत्र के द्वारा वैश्य लोगों को करवाया जाता था। मौसम भी अलग अलग थे, मतलब सबके लिए अलग अलग एकदम चीज़ें थी। मौसम का मतलब ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु में एजुकेशन होती थी, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म में होती थी, और वैश्य जो लोग थे उनके लिए शरद ऋतु में होती थी, ठीक। वस्त्र भी अलग अलग थी, यानी कि ड्रेसेस भी अलग अलग थी। काले हिरण की खाल ब्राह्मण बच्चे पहनते थे, धब्बेदार हिरण की खाल क्षत्रिय बच्चे पहनते थे, और बकरे की खाल आपके वैश्य लोग पहनते थे, ठीक। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, एक वेद को पढ़ने में कम से कम कितना समय लगता था, तो एक वेद को पढ़ने में कम से कम 12 वर्ष का समय लगता था, ठीक। कितना लगता था, 12 वर्ष का समय लगता था। अब बच्चा उपनयन संस्कार यानी कि एक वेद जब पढ़ लेता था तो उसको क्या, ब्रह्मचारी, कुलवासी, अंतवासी, द्विज कहलाया जाता था। और द्विज का मतलब होता था दूसरा जन्म। क्या होता था, दूसरा जन्म। अच्छा, एक वेद को पढ़ने में 12 साल लगता था, ये याद रखिएगा। एक वेद का ज्ञान अगर किसी को हो जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, समझिएगा। जिसको एक वेद का ज्ञान जो बच्चा कर लेता था उसको हम लोग स्नातक कहते थे। क्या कहते थे, स्नातक। 2 वेद को जानने वाला वसु कहलाता था। 3 वेद को जानने वाला रुद्र कहलाता था। 4 वेद को जानने वाला आदित्य कहलाता था। क्या कहलाता था, आदित्य कहलाता था। आगे बात समझ इतनी, बोलिए। देखो बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि मैंने पूरा पेपर 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कवर अप करवाया है, बशर्ते आपने पढ़ा हो। हमने क्या कुछ नहीं किया, ये नहीं है कि बस हमने हाँ पेड कोर्स दिया है तो फॉर्मेलिटी कर दें आपके साथ में एक आध क्लास दे करके, नहीं भाई, पूरा कोर्स कवर अप करवाया है। बस आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर तो कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आप पीजी पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं करनी है, चुपचाप से अपनी पढ़ाई करनी है बस, ठीक। शिक्षा के 2 प्रकार, एक पराविद्या होती थी, एक अपराविद्या होती थी। पराविद्या को पारलौकिक विद्या भी कहते थे, इसके अंतर्गत धार्मिक चीजें सिखाई जाती थी। अपराविद्या जो होती थी वो लौकिक शिक्षा होती थी, जिसके अंतर्गत सांसारिक चीजें सिखाई जाती थी, ठीक। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता था, यहाँ पर गुरुजन के आश्रम या घर होते थे, या जिन्हें आप गुरुकुल कहते हैं, ठीक। उसके बाद में शिक्षा का माध्यम या भाषा पूछी जा सकती है, तो क्या था, संस्कृत था। शिक्षण विधि पूछी जा सकती है, कैसी थी, तो भाई तब लिखना पढ़ना तो होता नहीं था, तो शिक्षण विधि क्या थी, यहाँ पर मौखिक थी। यही सब क्वेश्चन बनेंगे, 100% यही बनेंगे, ठीक। 3 प्रमुख विद्या होती थी यहाँ पर वैदिक काल में, कौन कौन थी, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कितनी विधियां होती थी प्रमुख, 3, श्रवण, मनन और निध्यासन, ठीक। अब उसके बाद में आपने कौन कौन सा पढ़ लिया, एक तो विद्यारंभ संस्कार पढ़ा, जिसको चूड़ामणि संस्कार भी कहते थे, उपनयन संस्कार पढ़ लिया। अब मैम ये समावर्तन संस्कार क्या है, हमने कहा ये भी सुन लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो आपका समावर्तन संस्कार है, ये जब विद्यार्थी जीवन समाप्त करके बच्चा कहाँ जाता था, गृहस्थ जीवन की तरफ प्रवेश करता था, तब समावर्तन संस्कार होता था। यहीं पर शिक्षा के 2 प्रकार बताए गए थे, परा और अपरा। वैदिक शिक्षा जो थी वो पूर्णतः निःशुल्क थी, और यहाँ पर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्त्री शिक्षा थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक। इतनी ये बातें क्या थी, मुख्य थी, जो हमने आपको मेनली करवा दिया, है ना। अब
परीक्षा का स्तर यहाँ पर क्या था, मौखिक था। भाई अगर पढ़ाया कैसे जाता था, प्रश्नोत्तर है, समस्या समाधान विधि है, व्याख्यान विधि है, इन सब के माध्यम से। तो जो परीक्षा होती थी वो भी आपकी मौखिक स्वरूप से होती थी। स्त्री शिक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ विदुषी महिला, एक्सेप्शन हर जगह होता है, कुछ विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कौन कौन, अपाला, घोषा, गार्गी, मांडवी जैसी कुछ स्त्रियां थी। समावर्तन का मतलब घर लौटना ही होता है, आपको पता है। उसके अलावा देखो, अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में यहाँ पर ज्ञान के विषय में बताएगा। देखो छोटी सी चीज़ें हैं, 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं, कहीं पूछ ना लिया जाए। देखो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा गया है, इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं, है ना। और इसमें 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं। 1017 सूक्त काकट वर्ण से संबंधित है, 11 बाल खिल्ले से संबंधित है, 10,462 मंत्र हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। एक पहले और 10 मंडल को क्या है, आखिरी में जोड़ा गया है। इसी वजह से 10वां मंडल जो है वो नवीन मंडल कहलाता है। 9वें मंडल में कितने, 114 मंत्र हैं, और जो सोम देवता को समर्पित है। तीसरे, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ और कौन से में है, तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में, ठीक। उसके बाद में जो यजुर्वेद होता है उसमें गद्य और पद्य से मिलकर के बना होता है, इसको पढ़ने वाला धर्व्यू कहलाता है। सामवेद संगीत का पूरा एक तरीके से उद्गम यहीं से हुआ है। 1810 छंद है, इसको गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अथर्ववेद में क्या है, जैसे तंत्र मंत्र वशीकरण वगैरह होता है ना, मुंडन संस्कार वगैरह, वो सब इसी में दिया हुआ है। आपका 20 अध्याय है, 731 सूत्र, इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। बस इससे ज़्यादा वैदिक कालीन से नहीं पूछा जाएगा। अब आप हमारे साथ में करेंगे वैदिक कालीन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक। इसी तरीके से करवाएंगे हम, भले हमको एक समय लग जाए, लेकिन क्लास इस तरीके से कवर करवा देंगे कि फिर एकदम, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर समय नहीं वेस्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। हमने आपको ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय बताया, वैश्य बताया ना। अभी 8, 10 और 12 वर्ष, तो शूद्र का कहीं वर्णन किया नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था, हमने आपको क्या बताया। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पहले कौन सा संस्कार होता था, तो आपका उपनयन संस्कार होता था, ठीक। भाई बताया नहीं, उच्च प्राथमिक शिक्षा के समय पहले कौन सा संस्कार होगा, उपनयन, ठीक। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना, छात्र को लाभ। हमने अब ये भी हमने बताया अभी आपको, गुरु के समीप ले जाना। देखो अब कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। गुरुकुल में शिक्षण सत्र कितना होता था, तो ये आपका गुरुकुल में शिक्षण सत्र 5 से 6 महीने का होता था। जीवन पर्यंत विद्याध्ययन की छूट किस वर्ग में थी, तो जीवन पर्यंत विद्याध्ययन की जो छूट थी वो आपके ब्राह्मण वर्ग में थी, है ना। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था, देखो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ कि गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था, ठीक। समझिएगा बात को, थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं। तो गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार, अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है ना। तो खैर चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ चलेंगे ना। एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा तो कोई अंतर नहीं है, वो क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हम जिसको नहीं जान पाते उसको वेद के द्वारा जान लेते हैं। ये कथन किसका था, तो ये कथन था आपके सायण जी का। किसका था, सायण जी का। अच्छे से याद रखिएगा, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिसको हम जान नहीं पाते हैं उसको वेद कहते हैं। ये कथन किसका था, सायण जी का। जिनके द्वारा हम सभी विधाओं को जानते हैं और जिनमें ये सभी विधाएं निहित हैं, वो क्या है, तो वो है आपका वेद, ठीक। शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष, ठीक। प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वेदों से दी जाती थी, पुराणों से दी जाती थी, वेदांगों से दी जाती थी। कैसे दी जाती थी, तो सभी से दी जाती थी। वृंदावन गुरुकुल सिकंदराबाद में कब स्थापित किया गया, जो आपका वृंदावन गुरुकुल था ये सिकंदराबाद में आपका 1902 में स्थापित किया गया। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। विद्यार्थी का कौन सा संस्कार दूसरा जन्म माना जाता था, तो विद्यार्थी का कौन सा संस्कार दूसरा जन्म माना जाता था, बताइए। उपनयन संस्कार दूसरा जन्म माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि हमने आपको बताया कि
जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो बालक को द्विज कहा जाता था, और द्विज का मतलब ही होता है दूसरा जन्म। देखो कनेक्ट करके समझ जाओ। छात्रों का एक शिक्षक के द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। कैसे दी जाती थी? ये दी जाती थी टोल के माध्यम से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है? वर्ण है। परा और अपरा क्या है? अभी हमने आपको बताया परा विद्या और अपरा विद्या, तो ये क्या है भैया? एक प्रकार की विद्या ही तो है। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं, सब बताया। अब बताओ फटाफट से ये वाले क्वेश्चन, अगर गलत किया तो पटक के उठाने अभी हम सबको। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? स्नातक कहा जाता है। दो वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो भैया क्या कहा जाता है बताइए? और तीन वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है। चार वेद के ज्ञाता को क्या, चारों वेद का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया एक वेद को तो स्नातक कहते हैं, क्यों? ठीक है। और दो वेद के ज्ञाता को कहा जाता है, वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन ज्ञाता है तो ज्ञाता ही सही है, बाकी वसु अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आपका वसु भी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आपको वसु मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में तो वसु भी सही हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक, क्योंकि दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वसु कहते हैं। चाहे ज्ञाता बोलो चाहे वसु बोलो, बात यहाँ पर एक होगी। ठीक, तीन वेद का जो ज्ञाता होता है उसको आप क्या कहेंगे? रुद्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो तीन वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? रुद्र कहलाता है। चारों वेद का जो ज्ञाता होता है वो आपका आदित्य कहलाता है। ठीक, हो गई क्लियर बात। वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं होती थी, कैसी होती थी? तो वैदिक काल में आपकी शिक्षण संस्थाएं चरण, परिषद और चतुष्पति, इन सभी के माध्यम से ऐसी होती थी। अनेक विषयों की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 22। तो अनेक विषयों की जो शिक्षा थी वो आपकी परिषद में दी जाती थी। अनेक विषयों की शिक्षा वैदिक काल में परिषद में दी जाती थी। संस्कृत विषय की शिक्षा पूछा जाए यदि कहाँ दी जाती थी, तो संस्कृत विषय की शिक्षा आपकी टोल में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? टोल में। अनेक विषयों की शिक्षा परिषद में दी जाती थी। ठीक, और संस्कृत शिक्षा आपकी टोल में दी जाती थी। वैदिक काल में परीक्षा का माध्यम क्या था? क्वेश्चन नंबर 24। तो मौखिक था, अभी हमने बताया। ज़्यादा ए और बी दोनों चक्कर में ना पड़ जाना। गुरुकुल में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी? तो दो प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। कौन कौन से? परा और अपरा विद्या। वेद के कितने प्रकार हैं? अभी बताया ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद के देखो क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, वेद के कितने प्रकार हैं? तो वैसे तो चार है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार प्रकार के आपके वेद हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? क्वेश्चन नंबर 27। तो विद शब्द से हुई है। ठीक, सैन्य ज्ञान, अर्थ विज्ञान और धनुर्विद्या ये पढ़ाए जाते थे किसको? तो क्षत्रियों को। पुरोहित, दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, गुरुकुल में प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी? तो गुरुकुल में आपकी प्रमुख शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि थी। ठीक, पित्त आचार्य कहा जाता था उच्च वर्ग के छात्रों को कहा जाता था। गुरुकुल में शिष्यों को कहा जाता था क्या? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के शिष्य के प्रति कर्तव्य क्या था? सर्वांगीण विकास करना। समावर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, उपनयन में तो था कि गुरु के समीप जाना, और समावर्तन में क्या था? समावर्तन में था घर लौटना। ठीक, ब्राह्मण शिक्षकों ने एक शिक्षा प्रणाली को केवल विकसित ही नहीं किया जो साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों में जीवित रही, वरन उन्होंने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके कई का। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हमने आपको बताया कुछ ही देर पहले भी, संस्कृत। वैदिक शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी? तो हाँ थी, लेकिन 200 ईसा पूर्व में। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को जाना जाता है, यह प्राप्त किया जाता है। वो क्या है आपका?
तो वेदों के माध्यम से। शिक्षा के अर्थ कौन कौन से हैं? तो ये सभी है, विद्या, बोध, ज्ञान, हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले शुरुआत यहीं से की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कार्यकर्ता देवताओं की स्तुति पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? जो कार्यकर्ता देवताओं की स्तुति पढ़ता है उसे कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। कैसे मैम? आपने बता दिया ये बात। हमने आपसे कहा था ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्र या हो। ठीक, तो ऋग्वेद में क्या है? सारे ये आपके मंत्रों का वर्णन है, सूक्तियों का वर्णन है ना। तो पूरे 10,462 मंत्र हैं, तो इस वजह से देवताओं के लिए क्या है? स्तुति पढ़ना यानी मंत्रों को पढ़ना, तो होत्र या बसुई तो कहलाएगा। इनडायरेक्टली वे में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। अग्नि में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं? तो अग्नि में आहुति देने वालों को कहते हैं अधर्व्यू। क्या कहते हैं? अधर्व्यू। द्विज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42। द्विज वैश्य को भी कहते हैं, क्षत्रिय को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। इन सभी को कहते हैं क्यों? क्योंकि उपनयन संस्कार तो इन सभी का होता था ना। क्या कहा हमने? उपनयन संस्कार तो वैश्य का भी होता था, क्षत्रिय का भी होता था, ब्राह्मण का भी होता था। वो अलग की बात थी, इनका 8 में, उनका 10 में, उनका 12 वर्ष की अवस्था में होता था। तो जब अगर उपनयन संस्कार होगा तो द्विज तो सब कहलाएंगे ना, तो इस वजह से डी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन ये आपका किन विद्या के अंतर्गत होता था? ये आपका पराविद्या के अंतर्गत होता था। बीज गणित, आयुर्वेद, पशुपालन, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ललित कलाएं, लोकतर्कशास्त्र, ज्योतिष विद्या, धनुर्विद्या, इनका जो अध्ययन था वो आपका किसके अंतर्गत होता था? तो ये आपका अपराविद्या के अंतर्गत होता था। ठीक, वैदिक काल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को नहीं था। ठीक, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। अभी कौन कौन सी हमने नाम लिए थे ना? घोषा, गार्गी या पाला, तो ये सभी थी। चोल संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार क्या था? समझो बात को, अभी हमने बताया था बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले। कितना अच्छा है ना कि हमने आपको अगर जैसे पहले पढ़ा दिए तो आपको सब क्वेश्चन आ रहे हैं। विद्यारंभ संस्कार को हमने कहा था कि चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं, या इसको आप चोल संस्कार भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कुछ आचार्य भ्रमण करते हुए विद्या का प्रसार करते थे, वो क्या कहलाते थे? उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें हम लोग कहते थे परिवार्जकार्य। क्या है? परिवार्जकाचार्य, ये नया है। ठीक, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन तथा नीति शास्त्र आदि विषय सम्मिलित थे किसमें? तो ये आपके पराविद्या के अंतर्गत सम्मिलित थे। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आध्यात्मिकता। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था? तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से कैसी थी? निःशुल्क थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था? वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान होता था। ठीक, वैदिक काल में अनुशासन क्या था आपका? तो वैदिक काल में अनुशासन आपका क्या था भैया? प्रभावात्मक था। वैदिक काल की परीक्षाएं कैसी होती थी? हमने आपको पढ़ाया ये भी बहुत सिंपल तरीके से। तो ये परीक्षाएं आपकी कैसी होती थी? नित्य यानी रोज होती थी, मौखिक स्वरूप था इनका। सामाजिक वचन सर्वाधिक था वैदिक काल में। सांस्कृतिक शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये आपकी संस्कार शब्द से हुई। ठीक, तो यहाँ से आप लगभग नियर अबाउट कह सकते हैं 70-80 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक, अब बात आती है बौद्ध काल की। ठीक, तो पहले बौद्ध काल को समझेंगे, फिर इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको करेंगे। समय लगेगा, लेकिन फिर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आ गया तो छूट के नहीं जा पाएगा भाई। एमसीक्यूज से पूछेगा तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, टॉपिक से पूछेगा तो टॉपिक भी पढ़ाए दे रहे हैं हम। देखेंगे फिर क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएंगे अगर आप पढ़ के जाएंगे तो, है ना। अच्छा, एक बार अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। ये आप समझ लीजिए कि ये समय हम ज़्यादा अपने मुंह से कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन बहुत कठिन समय चल रहा है मेरे लिए, है ना। और उस समय में भी बिना आपको ये बताए कि कठिन चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी क्या ही दें, फिर भी इतने अल्टीमेट तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना तो बनता है। अप्रिशिएट करो ना करो, बट शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। क्योंकि और कमेंट, देखो हम क्यों कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्योंकि आपके जब जूनियर्स आएंगे तो अब हम दोबारा ये तो पढ़ाएंगे नहीं, हम उनको कह देंगे कि क्लासेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बच्चे कमेंट्स देखेंगे कि हाँ दीदी और भैया लोगों को अच्छी लगी थी, तो इसका मतलब क्लास अच्छी है ना।
तो इसलिए कहते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, बौद्ध शिक्षा की अगर बात की जाए तो बौद्धकालीन का समय तो पहली बात तो बताओ, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के समझिएगा 1200 ईस्वी तक था। क्या था? 1200 ईस्वी तक का समय आपका क्या कहलाता है? बौद्ध काल का कहलाता है ना। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। अच्छा चलो, महात्मा बुद्ध की बात आई है तो चलो बात कर लेते हैं। अच्छा, बौद्ध काल जो आपका बौद्ध धर्म था, इसके संस्थापक आपके गौतम बुद्ध जी कहे जाते हैं। इनका जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु में हुआ था। ये आपका नेपाल के पड़ता है आसपास। इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई, कुशीनगर में हुई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। 80 साल में मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इसी मृत्यु की घटना का नाम दे दिया गया था महापरिनिर्वाण। ठीक। इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। जन्म के समय इनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो इनकी वी माता अर्थात इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम गौतमी प्रजापति था। इनकी शादी यशोधरा जी के साथ हुई थी 16 वर्ष की आयु में। पुत्र की जो इनको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। गृह त्याग की जो है, अब कह सकते हैं हम क्या कहलाया गृह त्याग? जैसे तो गृह त्याग आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ठीक। और 29 वर्ष की आयु में ये सत्य की खोज में चले गए थे। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे। और पूछा भी जा सकता है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश में। किस भाषा में दिया? तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो अपना पाली भाषा में दिया था। तो इसीलिए जो अच्छा, पवित्र त्यौहार जो बौद्ध लोग होते हैं ना, वो उनका पवित्र त्यौहार क्या होती है? बैसाखी पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म भी पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, मृत्यु भी पूर्णिमा वाले दिन हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा वाले दिन ही हुई थी। इस वजह से पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है इनका। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि वैदिक कालीन में आपने देखा जाति व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर बौद्ध काल में आपकी वर्ण व्यवस्था कह लो या जाति व्यवस्था क्या थी या नहीं थी? तो नहीं थी। सबको एक समान ज्ञान देते थे, वर्ण व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। ठीक। मठों में प्रवेश क्या कहलाता था? प्रवज्जा संस्कार कब होता था? 8 वर्ष। याद रखिएगा, शायद इजी नोट में गलत दिया हुआ है कहीं पे, 6वें वर्ष दिया हुआ है, तो वो सही कर लीजिएगा आप। जो पवज्जा संस्कार होता था, 2 बोला जाता है। ठीक है इसको। तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था बाहर जाना। अब बाहर कहाँ जाएगा बच्चा? जंगलों में तो जाएगा नहीं, बाहर जाएगा तो मतलब मठों में जाएगा। मठों में प्रवेश आपका प्रवज्जा संस्कार कहला जाता था। ये आपका 8 साल की अवस्था में होता था। कितना? 8 वर्ष की अवस्था में होता था। और जब बच्चा प्रवज्जा संस्कार, जैसे उपनयन संस्कार के बाद बच्चा द्विज कहलाने लगता था, वैसे प्रवज्जा संस्कार के बाद बच्चा को सामनेर क्या कहलाता था? वो फिर अभ्यर्थी। तो प्रवज्जा संस्कार के बाद में वो सामनेर कहलाने लगता था। ठीक। उसके बाद में 10 वर्ष की अवस्था, ये उपसंपदा जो संस्कार था वो भी आपका इसी के दौरान होता था। ठीक। जो 10 साल तक चलता था। ठीक। उसके बाद में अब जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, उनसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, है ना। इनकी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक। 3 रत्न दिए थे, बुद्धम, संगम, धम्मम, आपने पढ़ा होगा। जिन्हें 3 रत्न कहा जाता था। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इनके क्या थे? चीज़ें। अब देखो, मेन जो बौद्धकालीन का सिस्टम है वो केवल इतना ही है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको कवर अप करवाना चाहूँ तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध, यानी जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था क्या? सत्य या निर्माण की प्राप्ति। अब जो चीज़ वहाँ पर मोक्ष बोली जा रही थी वो यहाँ पर निर्माण की प्राप्ति बोली जा रही है। ठीक है। ये शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क थी। इनका केंद्र, जैसे वहाँ पर वैदिक कालीन में केंद्र आपका गुरुकुल होता था, यहाँ पर केंद्र को कहा जाता था संघ या मठ। वहाँ की भाषा संस्कृत थी। याद रखिएगा, बौद्ध काल की भाषा क्या थी? जन भाषा या पाली भाषा। कौन कौन सी भाषा? जन भाषा या पाली भाषा, याद रखिएगा। उसके बाद में धम्मम, संगम, ये गुरु की महत्वता को स्वीकार किया जाता था। शास्त्रीय विवाद जो होता था वो शास्त्रार्थ हेतु छात्र गोष्ठियों के द्वारा होता था। जाति से परे यहाँ पर सब कुछ था। ठीक है, मतलब जाति पर आधारित नहीं था कुछ भी। शिक्षा व्यवस्था तो होती थी, तो शिक्षा प्रारंभ कब होती थी? तो 6 से 8 वर्ष में प्रारंभ होती थी। प्रवज्जा संस्कार का मतलब होता था मठ में प्रवेश। प्रवज्जा का मतलब क्या होता था? मठों में प्रवेश।
उसके अलावा प्रवज्जा संस्कार का मतलब होता था बालक क्या करता था, जैसे आपने देखा था वहाँ पर चूड़ामणि में बच्चों को थाली में चावल ऐसे करके करवाया जाता था, तो इसका सिंपल सा मतलब केवल इतना था, प्रवज्जा संस्कार में बच्चों को क्या किया जाता था, मुंडन हो जाता था, मतलब सिर मुड़वा देते थे, पीले वस्त्र धारण करके गुरु से शिष्य के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना करता था गुरु, है ना, से, और उसके बाद में गुरु द्वारा प्रार्थना स्वीकार होने पर शरणयंत्रय का अनुसरण करता था। क्या करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, बस इतना बोलता था। ठीक, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र क्या कहलाने लगता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवज्जा संस्कार जब हो जाता था बच्चे का, तो बच्चे को कहा जाता था श्रवण, या कहा जाता था आपका सामनेर, तो अभी हमने आपको बताया ही। ठीक, या आपको सिद्ध विहारक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिद्ध विहारक भी कहा जाता था। ठीक, उसके अलावा छात्रों को 6 महीने तक सिद्धरस्तु पोथी पढ़नी पड़ती थी। इसमें 49 अक्षर होते थे। ठीक है, पोथी पढ़ने के बाद में बच्चा 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। ये अध्ययन काल इनका कितना होता था, तो 12 वर्ष के तक की ये इनका अध्ययन काल होता था। उसके बाद में इनका क्या होता था, उपसंपदा संस्कार। अब आप खुद सोचो, क्या सोचो कि उपसंपदा संस्कार कब होगा, तो सीधी सी बात है 20 वर्ष की अवस्था में। कैसे मैम, जब हमने कहा 8 साल में बच्चे की शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से, और प्रवज्जा संस्कार 12 साल तक चलता था, तो सीधी सी बात है 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 साल। तो उपसंपदा संस्कार कब होता था आपका, तो 20 साल की आयु में होता था। और ये भिक्षु कहलाने लगते थे फिर, है ना। इनको 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। तब इनका शिक्षा का केंद्र मठ, बड़े बड़े भवन हो जाते थे। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार प्रथम संगठित संस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र आपके कौन कौन से थे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, काशी, मिथिला, ये सभी थे। यहाँ की शिक्षण विधियाँ आपकी मौखिक और जनभाषा के रूप में थी। स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बुद्ध की विमाता ही थी, जो जिनका नाम क्या था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, गौतमी प्रजापति, है ना। बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई, बुनाई, शिल्पकला, ये सब का भी वर्णन था। ओके, तो वैदिक शिक्षा में समावर्तन संस्कार होता था, तो बच्चे गृहस्थ में प्रवेश करते थे। और बौद्ध शिक्षा में क्या होता था, उपसंपदा संस्कार होता था, जिसके अंतर्गत बच्चा क्या करता था, बताइए। इसके अंतर्गत बच्चा आजीवन ब्रह्मचर्य में चला जाता था। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, बस इतनी सी बात थी बौद्ध काल में। अब समझते हैं बौद्ध काल से संबंधित प्रश्न। अब देखो, बौद्ध काल पढ़ लोगे फिर आपका जैन आएगा, लेकिन उसके बाद में मेन है आपका मुस्लिम काल, है ना, क्योंकि जैन धर्म बहुत छोटा सा था, थोड़ा बहुत उसमें हम बता देंगे आपको, मान लो एक आध क्वेश्चन बन जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी, तो उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा दो, कौन कौन से, प्रवज्जा और उपनयन संस्कार के रूप में। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी इनकी, तो देखो अब ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। जब आपको 8 का ऑप्शन ना मिले तब आप 6 लगा करके आइएगा। ठीक, समझिएगा बात को, क्योंकि 8 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, वैसे 8 होता है, लेकिन ऑप्शन में ना मिले तो आप 6 ही लगा करके आ जाइएगा। प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था आपका, तो अभी हमने आपको बताया 8 वर्ष की अवस्था में। अब फिर से आपको कन्फ्लिक्ट होगा कि मैम 8 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 6 आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा आपकी मठों में दी जाती थी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था, अभी बताया बिल्कुल, शिक्षा प्रारंभ करने के समय। प्रवज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे, तो 10 आदेश दिए जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम किस भाषा का था, इसमें भाषा पाली प्रयोग की गई, अभी बताया बिल्कुल। उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी, उच्च शिक्षा में, उच्च की बात की गई है, सोच समझ के टिक करिएगा, है ना। तो सीधी सी बात है 12 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष में तो उसका प्रवेश ही होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होता था क्या, क्वेश्चन नंबर 9, तो उच्च शिक्षा। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था कौन सी थी, मठ, परिषद, शास्त्रार्थ या विहार, तो ऑप्शन डी, मुख्य शिक्षा संस्था जो थी वो विहार थी। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी कौन कौन सी, शास्त्रार्थ, मठ या विहार, तो ये सभी थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत मठों अथवा विहारों की स्थापना की जाती थी, क्वेश्चन नंबर 12, तो बौद्ध राजाओं अथवा
धनी अनुयायी के द्वारा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। 13 नंबर बताइए, बौद्ध काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो बौद्ध काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम वल्लभी, विक्रमाशिला, नालंदा, ये सभी विद्वानों की सभा में सूक्ष्म तत्व विवेचन द्वारा अपने धर्म श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न होता था। तो कहाँ होता था? ये होता था शास्त्रार्थ के दौर में। तक्षशिला स्थित है आपका कहाँ पर? तक्षशिला आपका रावलपिंडी पाकिस्तान से 20 मील पश्चिम में स्थित है। कहाँ? तक्षशिला आपका रावलपिंडी पाकिस्तान से 20 मील पश्चिम में स्थित है। बौद्ध काल में पाठ्यक्रम की व्यवस्था क्या थी? तो पाठ्यक्रम धर्म प्रधान था, शिक्षा का माध्यम पाली और प्राकृत भाषा थी, उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक था। तो ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह चलेंगे। शिक्षक पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हुए छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हुए वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रियाशून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंदबुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक करते हैं। ये कथन किसका है? ये इतना बड़ा कथन दिया वेनसांग ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी? अब बताओ, इतना डीप क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3000। ठीक है। ओदंतपुरी बौद्ध उच्च शिक्षा केंद्र किसने बनवाया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बनवाया था आपके पाल वंशीय शासकों ने। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का संग्रह निम्न में से किसमें है? सिद्धांतों और उद्देश्यों का संग्रह किसमें है? 3 पिटक बताए थे हमने। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो सिद्धांत और उद्देश्य का संग्रह था वो विनय पिटक में था। संघ के संबंधित जो नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का ग्रह, ये सब किस में था? कौन से उसमें था? तो ये सब आपका विनय पिटक में ही था। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन करके उन्हें पढ़ाते हैं। वे क्रिया के लिए उद्दीप्त करते हैं और प्रगति के लिए कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं। वे निष्क्रिय को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि को उत्साहित करते हैं। ये कथन किसका है? तो अभी करवाया, ये कथन वेनसांग का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23। नव शिष्य और उसके गुरु के मध्य संबंधों का स्वरूप पुत्र अनुरूप था। वे परस्पर सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके डॉक्टर अल्तेकर का। किसका? डॉक्टर अल्तेकर का। गौतमी, शील, भट्टारिका, प्रभुदेवी, शुभा, सुमेखा, अनुपमा, संघमित्रा और आदि विदुषी स्त्रियां थीं। तो किससे संबंधित थीं? ये किस काल से? अब देखो, यहाँ तो आपको पता है कि आप बौद्ध पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है ऑप्शन बौद्ध ही होगा, लेकिन पेपर में नहीं याद आएगा, है ना। स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने हेतु दी गई अनुमति विशेषकर समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों में स्त्री शिक्षा के निमित्त बहुत अच्छा प्रोत्साहन था। ये कथन किसका है आपके? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, डॉक्टर अल्तेकर का। सूत काटना, कपड़ा बुनना और वस्त्र सीना, ये शिक्षा दी जाती थी कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी दी जाती थी मठों और विहारों में। चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 26। तो चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ये आयुर्वेदाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 28 बौद्ध काल के थे। कौन? चरक हो, सुश्रुत हो या धन्वंतरी, ये आयुर्वेदाचार्य थे बौद्ध काल में। ठीक है। महिला विहारों में स्त्रियों की शिक्षिकाएं होती थी, वो क्या कहलाती थी? वो आपकी उपाध्याय कहलाती थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश संस्कार के बाद ही छात्र को विशिष्ट उपाधि मिलती थी, जिसे क्या कहा जाता था? सामनेर कहा जाता था। बौद्ध काल में चिकित्सा शिक्षा की अवधि क्या थी? 7 वर्ष थी। ब्राह्मणी विद्यालयों को के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने तथा सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जनसाधारण की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया था। ये कथन किसका? सीधी सी बात है भाई वैदिक काल में तो जातिवाद थी ना, और इसमें बौद्ध काल में क्या था? तो बौद्ध काल में आपका इस चीज़ को समाप्त किया गया, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध संस्थाओं में संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके डॉक्टर मुखर्जी का। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा की दक्षता में भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि की थी, जिसने कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूरस्थ शिक्षा से विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 34। ये कथन है आपका डॉक्टर अल्तेकर का।
भिक्षु शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि थी कितनी? भिक्षु शिक्षा की, क्वेश्चन नंबर 35, 8 वर्ष। बौद्ध काल में तक्षशिला में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? ये थी 16 वर्ष। संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? संसार का पहला विश्वविद्यालय, सोच रहे हैं आप? थोड़ा सा इमेजिन करो, पूरे वर्ल्ड का पहली यूनिवर्सिटी आपकी पता है कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा कितने मतलब सन पूछा गया यहाँ पे, तो 500 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित है? नालंदा आपका पटना में, ठीक। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था? ऑप्शन डी से हो जाएगा, कोढ़, तपेदिक, नपुंसकता का जो शिकार, मतलब जो बीमार से संबंधित होते थे। बौद्ध शिक्षा के दोष क्या थे? भाई हर चीज़ के दोष होते हैं, तो बौद्ध शिक्षा का क्या दोष था? बौद्ध शिक्षा का दोष आपका था स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता। तक्षशिला शिक्षा केंद्र में एक प्रकार का शुल्क देना पड़ता था, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तक्षशिला में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? क्वेश्चन नंबर 43, तो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? किस सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। बौद्ध धर्म में किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो आगे चल करके 2 भागों में बट गया था आपका, एक हीनयान और एक महायान में, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जातकों के अनुसार भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 46, ये था आपका तक्षशिला। नदियां या नवद्वीप शिक्षा केंद्र को कब स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 47, तो 11वीं शताब्दी में। वेनसांग के निवास काल में नालंदा में शिक्षकों की संख्या थी कितनी? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा 1500। उपसंपदा संस्कार बौद्ध मठ में कितने भिक्षुओं द्वारा संपन्न कराया जाता था? क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका 10 भिक्षुओं के द्वारा संपन्न कराया जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक, सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका, लगभग 5000। वल्लभी शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? हीनयान से संबंधित था। वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था वो कहाँ था आपका? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मैत्रक वंशी भट्टारक ने। वेनसांग के काल में वल्लभी में कितने विद्वान शिक्षक शिक्षण करते थे? क्वेश्चन नंबर 55, तो 200 शिक्षक जो है वो शिक्षण प्रक्रिया को संपूर्ण करते थे। 56 नंबर प्रश्न है, वेनसांग के काल में वल्लभी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या थी, कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, 4000 छात्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? विक्रमशिला आपका स्थित है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका, पटना के भागलपुर में। बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध काल में आपकी शिक्षा दी जाती थी मठों और विहारों में। बौद्ध शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं था? क्वेश्चन नंबर 59, तो कौन सा तत्व नहीं था? ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा, मकतब और मदरसे नहीं थे, बाकी सॉरी लिखित परीक्षा नहीं थी, बाकी पाली जातक अध्ययन, मौखिक विद्युत टोटल ही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय बौद्ध पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था आपका? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, वैदिक कर्मकांड नहीं था, ठीक। पूरे लगभग आप अभी तक मान के चलिए 150 क्वेश्चन तक तो हो ही गए होंगे। अब बात आती है मध्यकाल की, क्या चीज़? मध्यकाल, है ना। अब मध्यकाल को पहले पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब इस तरीके से पता है कितने चैप्टर हैं? 17 चैप्टर हैं। कितने? 17। और ये मान के चलिए अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, हम तो थोड़ा सा डीपली, क्या पहले तो चैप्टर का रिवीजन और उसके बाद में उसके MCQs। अगर आप ये चाहते हो कि हम ऐसा करें, क्या कहा मैंने? अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम ऐसा करें तो आज आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ मैम ऐसे ही क्लास करवा दीजिए, तो हम आपको 4 से 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, फिर भले 2 घंटे की क्लास हो जाए, 1.5 घंटे की हो जाए, तो इस तरीके से कवर अप करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा।
ठीक। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपका रिस्पांस देखना चाहूँगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो करवाऊँगी, अन्यथा की स्थिति में जैसे वो जो पढ़ाया हुआ है ना एकदम सुपर फास्ट स्पीड में इजी नोट और आपका पवन, वैसे ही पढ़ा देंगे। अगर जैसा आप बताओ, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो इस तरीके से डीप पढ़ लेना, ठीक, एक ऑप्शन है आपके पास कि फटाफट से पढ़ लेना सुपर फास्ट से। तो अगर सुपर फास्ट की तरीके से पढ़ना है तो लिख दीजिएगा मैम सुपर फास्ट, उस तरीके से नहीं पढ़ना है तो लिख दीजिएगा कि मैम डीपली पढ़ना है। अब बात आती है इन नोट्स की, ठीक है। तो जो भैया हेल्थ, फिजिकल और योगा एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा थ्योरेटिकल नोट्स, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल हमने ना पढ़ाया है और ना ही पढ़ाएंगे, एमसीक्यूज ही करवाएंगे केवल। तो उसकी थ्योरी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैम कहाँ मिलेगी? हमने कहा ई नोट्स के सेक्शन में। पेपर 2 के एमसीक्यूज ये गिवन है, ठीक, पेपर 3 के भी गिवन है। उसके अलावा फर्स्ट पेपर की तो क्या ही कहें। फर्स्ट पेपर में तो देखो, जब हमने आपको यहाँ पर 1300 क्वेश्चंस दिए हैं, फिर चाहे वो इजी नोट का क्वेश्चन हो, चाहे आपके गोल्ड का क्वेश्चन हो, चाहे पवन का क्वेश्चन हो, चाहे अभी 4 नए इजी नोट्स और दे दे, वो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे पाएंगे। हमने क्या कहा? 1300 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन एक जगह पर आपको कोई नहीं दे पाएगा और ना आपको अलग से कुछ पढ़ने की फिर आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको इसको चाहिए तो आप एक काम करो, या तो कोर्सेज के सेक्शन में चले जाओ या तो ई नोट्स में। केवल एमसीक्यूज अगर लेना है तो ई नोट्स में जाओ, एमसीक्यूज के साथ में 1 लीनियर भी लेना है तो कोर्सेज में जाओ। ठीक, मान लीजिए आपने कहा कि मैम केवल ई नोट्स, केवल हमको 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज ही चाहिए, तो आप पेड ई नोट्स में सी ऑल पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो, नीचे की तरफ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं पाठ्यचर्या, ये भारत में शिक्षा प्रणाली, सब एक कोई क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज 1 लीनियर नोट्स भी गिवन है। तो बहुत कुछ अच्छा है, बस बशर्ते ये है कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से, और कुछ भी नहीं, है ना। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं हमको क्लासेस नहीं मिलती हैं, बहुत परेशान रहते हैं वो भैया, तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, एप्लीकेशन पे जाओ और प्लेलिस्ट पे जाओ, है ना। मैं क्या कहा? प्लेलिस्ट पे जाओ, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर देख लो, सीधी सी बात है, क्लासेस मिल जाएंगी। ये आपका पहला पेपर, ये आपका तीसरा पेपर। अब आपको सब्जेक्ट के अपने नाम नहीं पता है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। और ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख डालो। इसमें पता है आप लोग क्या करो, पता है, थोड़ा सा वर्कआउट करो, बिल्कुल दिमाग का काम नहीं लेते हो कभी कभी। हमने देखा बहुत बच्चे कमेंट करते हैं मैम क्लास नहीं मिल रही। अरे क्या मतलब है क्लास नहीं मिल रही? एक बार थोड़ा सा सर्च करो, एमसीक्यूज इस वाली प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ सारी एमसीक्यूज की क्लासेस अवेलेबल है ना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत जल्दी आपका ये परिवार 25,000 का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी सेमेस्टर में साथ दिया तो, वरना पता चले आप लोग तो चले गए, फिर हो रहा है 25,000, तो फिर क्या ही मतलब है। आप लोगों के रहते होगा तो हमें बहुत अच्छा ही लगेगा, अच्छा क्या, बहुत खुशी होगी। उसके अलावा जिन्होंने भैया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन योगा के नोट्स नहीं लिए हैं, ले लो ले लो ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मिल रहा है तो ले लो। शैक्षिक मूल्यांकन वाले बच्चे बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी में बन ही नहीं पाया नोट्स, आप ये समझ लो, शैक्षिक मूल्यांकन वाला। और उसमें क्या है कि पढ़ाना भी बहुत टफ टास्क था। क्यों? क्योंकि एक साथ 2 सब्जेक्ट को पैरेलल में कवर अप करवाना थोड़ा सा कठिन है। अब योगा मैंने क्योंकि पहले अपने वीडियोस में कहा था कि आप लोग योगा ले लीजिएगा, इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं योगा को पढ़ाऊँ। मैंने जब आपको सिलेबस डिस्कस किया था तभी के वीडियोस में बोला था हमने कि आप लोग ऑप्शनल में योगा ही सेलेक्ट करिएगा, बिकॉज दिस वाज इजी। और अगर मैंने ये बात कही थी तो इस वजह से मैंने योगा के एमसीक्यूज आपको इजी नोट्स, पवन, ये सब के करवा दिए, आप कर लो, है ना। तो ये इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब योगा वालों को जब थ्योरेटिकल नोट्स मिल रहा है तो इतनी चिंता मत करो, चुपचाप जाओ, ले लो और पढ़ डालो। क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है, कुछ है नहीं थ्योरी पढ़ने के लिए, तो कहाँ से पढ़ोगे। अभी अगर 5 दिन भी हैं, 3 दिन में हैं, तब भी एक दिन में 100 पन्ने पढ़ सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है। कुल मिला के पेपर इतने अच्छे से दो कि आप इस बार इतना अल्टीमेट परसेंटेज लाओ कि कम से कम हमारे पास 25-30 मेल आ जाए कि मैम आई एम रेडी फॉर माई इंटरव्यू, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। बाकी इस तरीके की क्लासेस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर हम करवाते हैं आपको। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।